आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात बांग्लादेश के इकोनॉमिक सिचुएशंस और इंडियन कंसर्न्स की करेंगे। जी हाँ, बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत हद तक इंटरनेशनल मार्केट से भी जुड़ी हुई है और अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट भी है। हाल के दिनों में वहाँ से आने वाली रिपोर्ट्स की अगर माने तो बांग्लादेश में महंगाई और ज़रूरत की चीज़ों की कमी की वजह से वहाँ के लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर देखा जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस गहरा गया है। ऐसे में एक नेबरिंग कंट्री होने के नाते हमारे लिए ये बहुत अहम सवाल हो जाता है कि क्या भारत को बांग्लादेश के इकोनॉमिक क्राइसिस की इतनी फिक्र करनी भी चाहिए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के फॉर्मर सेक्रेटरी एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवेदी सर, वेलकम टू द स्टूडियो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर संजय कुमार भारद्वाज, संजय जी वेलकम टू द स्टूडियो। और जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर शाहिद अहमद, सर आपका भी बहुत हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं स्टूडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या वाकई जिसको हम क्राइसिस कह रहे हैं वो क्राइसिस भी है। और शुरुआत में पिनाक रंजन जी आपसे करना चाहूँगी, बिकॉज अगर हम 6 महीने पहले की भी बात करें, द पिक्चर वॉज वेरी परफेक्ट। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर बांग्लादेश को देख रहे थे, बट ये सडन कुछ जो इंटरनेशनली सिनेरियो एक चेंज हुआ, उसका इम्पैक्ट आप कहेंगे या आप कैसे डिफाइन करेंगे बांग्लादेश में अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन बनी हुई है उसको? देखिए, 2 वजह है। एक तो पैंडेमिक, जो कोविड का पैंडेमिक का जो वार हुआ है सब पे, सब देशों पे, और उधर जो यूक्रेन वॉर जो चल रहा है जिसमें काफ़ी वहाँ से जो कई चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चरल सपोर्ट में जाती हैं, जैसे फर्टिलाइज़र है, वीट एक्सपोर्टर्स हैं बोथ रशिया एंड यूक्रेन, तो खाद्य की कमी हुई है और फर्टिलाइज़र की भी कमी हुई है। इसमें एग्रीकल्चर को सपोर्ट, एग्रीकल्चर में मतलब विघ्न डाला है इसने। और उधर एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि गैस और ऑयल प्राइसेस काफ़ी हद तक बढ़ी पर अभी थोड़ी कम हुई हैं, स्टेबलाइज हुई हैं। तो ये जो अचानक जो एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो उसका वार एकदम बजट पे पड़ता है सब देशों का। बांग्लादेश का भी को भी इस पे मतलब जो प्रॉब्लम हुआ है। और बांग्लादेश नेट इंपोर्टर है एनर्जी का, नेट इंपोर्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, और इसीलिए इस पे उनको तकलीफ हो रही है। इसीलिए उन्होंने कई कदम उठाए हैं। इनको इसको क्राइसिस कहना, जैसे श्रीलंका में जो हुआ है, जो पाकिस्तान में चल रहा है, वो क्राइसिस हम कह सकते हैं। पर बांग्लादेश ने, गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए हैं वो उन्होंने काफ़ी वो सतर्क थे, इसीलिए उन्होंने वो कदम उठाए हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि उतना फ़र्क उनको पड़ेगा, पर ज़रूर पड़ेगा। इन्फ्लेशन हाई हो रहा है क्योंकि एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई हैं, डीजल, पेट्रोल, गैस सबकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो लोगों पे तो तकलीफ हो ही रही है। बांग्लादेश इज़ लाइक अस पुअर कंट्री, बट उन्होंने काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस किया था लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स में। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था एशिया में। अभी भी वो मतलब सुधर जाएंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो मुझे तो उतना फिक्र नहीं है, ज़्यादा फिक्र हमें श्रीलंका और पाकिस्तान की करनी चाहिए। जी जी, चलिए ठीक है, और अच्छी बात है अगर आप ये कह रहे हैं कि इतने फिक्र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बावजूद उसके भी अगर प्रोफेसर शाहिद मैं आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो किसी भी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर वो ग्रोइंग इकोनॉमी हो तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर उसकी ग्रोथ में कोई डेंट पड़ता है या थोड़ा स्लो डाउन फेज किया जाता है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट डू यू सी राइट नाउ देयर? आदाब। बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो मैनेजमेंट है, ख़ास तौर से जब इकोनॉमीज़ इंटर रिलेटेड हैं ग्लोबली एक दूसरे कंट्री से, बांग्लादेश अब आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। और बांग्लादेश की जो इकोनॉमी का साइज़ है वो स्मॉल इकोनॉमी है और उसका ग्रोथ रेट अच्छा रहा है डिकेड से, और कई मायनों में अचीवमेंट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो स्मॉल इकोनॉमी है। और ग्लोबल डिपेंडेंस बहुत सारी चीज़ों की है, जैसा अभी एम्बेसडर साहब ने कहा कि एनर्जी के लिए वो दूसरों पे डिपेंडेंस है, एग्रीकल्चर गुड्स के लिए इंपोर्ट
पे डिपेंडेंस है, जो ख़ास तौर से जो इमीडिएट जो यूक्रेन रशिया क्राइसिस हुआ, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी प्राइसेस बढ़े, उससे जो हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, वो दोनों के दोनों हाइक हुआ है। अगर हम देखें तो वो बांग्लादेश में इन्फ्लेशन साउथ एशिया में सबसे कम था, 5% से कम इन्फ्लेशन रेट था बांग्लादेश का। अब वो करीब करीब 7 या 8% की रेंज में है। अभी भी अलार्मिंग रेट नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है जो उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। और हम पाकिस्तान और श्रीलंका से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, वहाँ का इन्फ्लेशन रेट तो बहुत ही अलार्मिंग रेट है, मोर देन 20% पाकिस्तान में है और श्रीलंका में अराउंड 40% इन्फ्लेशन रेट है। लेकिन इस इन्फ्लेशन रेट में जो इकोनॉमिक्स का जो लिंकेजेस हैं वो बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर रहा है। एक तो जो टका है कि उनकी जो लोकल करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट होने से उनका जो ट्रेड डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है वो बढ़ रहा है। डेफिसिट बिकॉज आपका जो वैल्यू है करेंसी की इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो डेप्रिशिएट हो रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो वो प्रेशर आ रहा है और कंटिन्यूसली जो उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं वो घट रहे हैं। जो पहले 48 बिलियन थे US डॉलर के, वो अब काफ़ी हद तक 35 के आसपास हो गए हैं। तो उसमें कंटिन्यूस रिडक्शन हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो दूसरा इम्पैक्ट हुआ है वो हुआ है कि जो रेमिटेंसेस थे बांग्लादेश के, उसमें अराउंड 15% रिडक्शन है। उनकी जो अर्निंग्स थी उससे भी जो रिजर्व्स जो है उनका रिडक्शन हो रहा है। और जो टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट कर रहे थे अंडर GSP स्कीम, जो LDC कंट्रीज़ को मिलता है, वो जनरली उनका डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे थे, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल को। अब वो यूरोपियन जो कंडीशन है आफ्टर एनर्जी क्राइसिस और US की जो कंडीशंस हैं, वहाँ पर एक काफ़ी हद तक उनकी इकोनॉमी खुद स्ट्रगल कर रही हैं। उससे उनका एक्सपोर्ट अफेक्ट हुआ है। इन सबको देखते हुए मैं एग्री करता हूँ कि इसको क्राइसिस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ चैलेंज ज़रूर है बांग्लादेश के सामने। अगर उस चैलेंज को अप्रोप्रिएटली हैंडल कर लिया जाता है विद द सपोर्ट ऑफ आई थिंक राइट टाइप ऑफ पॉलिसी मेकर्स एंड आल्सो नेबरहुड लाइक इंडिया हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज चैलेंज मे बी कन्वर्टेड इनटू क्राइसिस अगर वो नहीं हैंडल होता है तो। दैट्स राइट। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ हैं और बांग्लादेश मामलों के एक तरह से एक्सपर्ट हैं, और उनसे और बेहतर तरीके से हम ये समझना चाहते हैं कि आप ओवरऑल एक व्यू पॉइंट आपसे मैं जानना चाहूँ, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि दो हमारे जो एस्टीम्ड गेस्ट हैं उन्होंने कहा कि चैलेंज अभी इसको हम कह सकते हैं, बट अगर इसको ठीक से टैब नहीं किया गया तो ये क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकता है एंड विच कैन बी अलार्मिंग ऑल्सो। तो आप कैसे डिफाइन करते हैं इसको? देखिए, दोनों मेरे साथ पैनलिस्ट है, बिल्कुल एकदम सही बात कही, जो अपना एक पर्सपेक्टिव रखा। मैं इसको अदरवाइज देखना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रो हुई तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स थे उसमें, कि बांग्लादेश एक तरीके से आप ये कहिए बास्केट केस था, और आज आते आते आप देखिए वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया हो गया। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैं वो भारत से भी कई मायनों में कई क्षेत्रों में ज़्यादा बेहतर दिखाई देने लगे। उसका देखिए 3-4 सेक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण रहे। पहली बात तो आप देखिए सेक्टरल डिवीज़न देखते हैं तो लगभग 53-54% जो बांग्लादेश का है वो सर्विस सेक्टर से कंट्रीब्यूशन होता है GDP में। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पिछले कुछ दिनों से घटा है क्योंकि बाकी क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है। तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन लगभग 13% के लगभग है और 29-30% के लगभग इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन है। तो आप ये देखिए कि जो पहला सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर, और जिसमें खासकर रेमिटेंसेस का जिक्र आया, जो गल्फ कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, और इसका एक जो ग्लोबल रिसेशन आया है या पेंडेमिक हुआ है या टूरिस्ट इंडस्ट्री नीचे चली गई, क्योंकि बांग्लादेशी को आप ज़्यादातर देखेंगे कि दूसरे देशों में वो कहाँ किस बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर फोर्सेज हैं वो फूड इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो जो ड्राइविंग और टूरिस्ट और इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो वो अब ये पेंडेमिक होने से जो टूरिस्ट बिजनेस पे भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है। तो जो रेमिटेंसेस आ रहे थे, जो बिल्कुल सही बात कही, वो लगभग जो $15 बिलियन तक पहुँच गया था, वो थोड़ा उसमें
उसमें कमी आई है। तो एक पहला एक फैक्टर है कि जो दूसरा आप देखिए कि एग्रीकल्चर के संदर्भ में देखते हैं तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, जब आप यूक्रेन क्राइसिस देख रहे हैं, फूड जो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन नहीं होता है तो वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है। वो राइस का डेफिनेटली वो सेल्फ सफिशिएंट है, फिशरीज में भी सेल्फ सफिशिएंट है, तो उसका भी फूड प्रोडक्शंस पे फ़र्क पड़ा है। तीसरा जो अगर आप एग्रीकल्चर या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आप ये देखिए कि जैसे इंडिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसीज था, और ख़ासकर जो इंडिया में लीगल ट्रेड तो होता ही है डेफिनेटली, इलीगल ट्रेड का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत ने अपने बॉर्डर पे शक्ति की है, और उस शक्ति की वजह से जो कैटल स्मगलिंग होता था वो कम हो गया, और उससे वहाँ पे जो फूड इन्फ्लेशन काफ़ी कुछ बढ़ गया, और जो स्पाइसेस मसाले काफ़ी कुछ हद तक जो स्मगल होते थे वो कम हो गया स्मगलिंग, और लीगल चैनल से जा रहे हैं तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। दूसरे सेक्टर्स की बात करते हैं कि जैसे खासकर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रामीण बैंक है, ब्रैक है, या बाकी जो क्षेत्रों में, उन्होंने भी वहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को और आप इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका है। अब क्या हो रहा है कि जो सरकार है वो थोड़ा उस पॉलिसी में वो जो क्रेडिट जो होता था नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रोथ का, वो क्रेडिट नहीं देने के चक्कर में उनको प्रायोरिटीज, उनको पॉलिसीज में थोड़ा कंस्ट्रेंट आ रहा है, और गवर्नमेंट अपने खाते में ये बात एक क्रेडिट लेना चाहती है कि हाँ गवर्नमेंट की वजह से वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। तीसरा जो सेक्टर है जो काफ़ी कुछ ग्रो किया उसका रेडीमेड गारमेंट सेक्टर है। उन्होंने बिल्कुल करेक्टली कहा कि जो रिसेशन आया है तो जो एक्सपोर्ट होता था यूरोपियन कंट्रीज में, आप देखिए एक्सपोर्ट का वॉल्यूम देखिए कि सबसे जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आज बांग्लादेश का यूरोपियन यूनियन है, उसके बाद में अमेरिका आता है, और तीसरे नंबर पे भारत आता है। ये एक्सपोर्ट के डेस्टिनेशंस हैं, लेकिन आप और ट्रेड के भी डेस्टिनेशन हुए, भारत का लगभग $10 बिलियन का ट्रेड है, लेकिन आप इंपोर्ट के संदर्भ में देखते हैं तो लार्जेस्ट जो इंपोर्ट बांग्लादेश का होता है वो चाइना से होता है। तो इस तरीके से अब चाइना से होता है तो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा चाइना के साथ बढ़ रहा है। तो कई फैक्टर हैं कि बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट सेक्टर पे भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है, एक्सपोर्ट कम हुए हैं, और दूसरा जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या पॉलिसी लेवल पे या आप सर्विस सेक्टर का भी उसका फर्क पड़ा है। तो कई फैक्टर्स हैं जो एक साथ होके, और अब सरकार थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कर रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अभी के संदर्भ उस पर हम बात करेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस पर भी बात करेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है, वो चेंजेस करने ही होंगे, अदरवाइज जैसा हमारे गेस्ट ने कहा कि चैलेंज अभी तो नज़र आ रहा है लेकिन वो क्राइसिस में कन्वर्ट होते देर नहीं लगेगी। तो जो राइट डिसीजंस होने चाहिए, और डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वैसे में बाकी चैलेंजेस भी हो सकता है कि उनको फेस करने पड़े। लेकिन एक चीज़ जो पिनाक जी मैं और आपसे और बेहतर ढंग से समझना चाहूँगी वो ये है कि एक्चुअली शायद ये क्राइसिस इसलिए भी आप ना मान रहे हो या उसको क्राइसिस ना कहना चाह रहे हो क्योंकि जो आईएमएफ से लोन के लिए बात की गई, क्योंकि जब आयात आपका बढ़ रहा है तो वो बिल को बैलेंस करने के लिए यू नीड मनी, और वो आपके पास पैसा नहीं है तो आप बोरो करेंगे कहीं से। तो वो जो एक जो खबर आई और इनिशिएट किया गया बांग्लादेश की तरफ से, उसने शायद थोड़ा सा पैनिक लाइक सिचुएशन क्रिएट किया है। देखिए, पैनिक वाली बात तो अभी नहीं है, क्योंकि जो गैप की आप बात कर रहे हैं बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, दैट इज यूजुअली फिल्ड अप बाय रेमिटेंस एंड लोन्स एटसेट्रा, वो जो गैप होता है। तो ये जो मैं समझता हूँ 3.5-4 बिलियन का जो भी लोन वो मांग रहे हैं वो उसको टॉप अप करने के लिए, आई बिलीव दैट दिस इज़ अ सेफ्टी नेट दे आर सीकिंग। ये कोई एक्चुअली बहुत बड़ी गैप नहीं है। $3-4 बिलियन इज़ नॉट मच। बांग्लादेश का जीडीपी 416 बिलियन डॉलर है। इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल इकोनॉमी, बट इट इज़ अ स्मॉल इकोनॉमी। पर उसमें यह है कि पर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमने तो बांग्लादेश की तारीफ़ की कि हाँ उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पर उसमें 2-3 बड़ी खामियां हैं जो हमको देखनी पड़ेगी। उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ कहाँ हैं। एक वल्नरेबिलिटी है कि डिपेंडेंस 80% से ज़्यादा
ऑन रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट। तो वो इतना बड़ा जो सेक्टर है एक उनके एक्सपोर्ट्स में, उस पर कुछ भी अगर हुआ तो एक बहुत इमीडिएट इम्पैक्ट हो जाता है मतलब जॉब्स पे, अनएम्प्लॉयड में। दूसरी चीज़ वहाँ पे बहुत ही मतलब चिंताजनक है, वो है ओवर इन्वॉइसिंग एंड अंडर इन्वॉइसिंग एंड द फ्लाइट ऑफ मनी ऑफ कैपिटल। उन्होंने स्विस बैंक से पूछा कि भाई कितना हमारे लोगों का पैसा यहाँ है, तो कुछ उन्होंने फिगर्स निकाले हैं, पता नहीं सही है या नहीं है, कि ऑलमोस्ट $1 बिलियन एनुअली वो वहाँ से निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बैंकिंग सेक्टर इज़ वेरी वीक, रेगुलेशन इज़ वेरी वीक, वहाँ पे लोग लोन वोन लेके वापस नहीं देते हैं, तो ये एक और प्रॉब्लम है जो सब जगह है, हमारे यहाँ भी है थोड़ी बहुत। पर ये जो उनकी वल्नरेबिलिटीज़ है, इस पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक इंडिया का मतलब ताल्लुक है, इंडिया तो उनको हेल्प करेगी ज़रूर। हमने लोन लाइंस ऑफ क्रेडिट दे रखे हैं $8-10 बिलियन के। उधर पावर सेक्टर में की बात करें तो वहाँ पावर की जो प्राइसेस हैं, जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत है क्योंकि वो हाई प्राइसेस मांगते हैं और वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है क्योंकि पावर इज़ सो एसेंशियल। और एक और चीज़ है वो है कि खाद्य पदार्थ जो हैं, जो वो इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, तो मेरे ख्याल में वो ज़रूर हमसे और भी चीज़ें मांगेंगी और मुझे लगता है भारत सरकार ज़रूर उसको मतलब हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें इन ओवरऑल हम लोगों का जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है नेबरहुड में, वैसे ही श्रीलंका का बुरा हाल है, वहाँ भी हम $4-5 बिलियन दे चुके हैं और कोई सुधार नहीं आ रहा है वहाँ पे। पाकिस्तान का भी बुरा हाल है, अभी भी वो प्रधानमंत्री ने अभी उनकी संवेदना का एक स्टेटमेंट भी दिया जो फ्लड में इतना बर्बादी हुई है वहाँ पे। अब बांग्लादेश को तो हमें बचाना है, बचाना नहीं है, हमको जरूर करना है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि अगर हमें उनको हेल्प की ज़रूरत है, वो जो मांगे वो हमें देना चाहिए उनको। ओके, ये पॉलिसी डिसीजन है और आई एम श्योर जो हमारी गवर्नमेंट है और हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उस पर वर्कआउट हो भी रहा होगा। और हम हमेशा से बड़े भाई की भूमिका में और मदद करने की भूमिका में, चाहे वो पैंडेमिक के दौरान वैक्सीनेशन के तौर पर मदद करने की बात हो या लाइन ऑफ क्रेडिट जिसकी हम बात कर रहे हैं सर, उसकी बात हो प्रोफेसर शाही जी। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि कहीं पर जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वहीं पर गड़बड़ हो गई क्या, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, ग्रो कर रहा था और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको इन्वेस्ट करना नीड ऑफ आवर होता है, उस वजह से आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन, क्योंकि पैंडेमिक ऐसा आया कि रिजल्ट ओरिएंटेड हमको चीज़ें नहीं नज़र आती हैं, तो वो एक फ्लॉ रहा क्या कि जिस वजह से शायद हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये सिचुएशन वहाँ पर क्यों हो गई है, क्योंकि काफ़ी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स जहां पर उनका इन्वेस्टमेंट जो है बांग्लादेश का वो काफ़ी बड़ा है और शायद उसके लिए भी और पैसा चाहिए और काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स हैं सिचुएशंस, आप उनको कैसे समझाएंगे आसान तरीके से? एक्चुअली जो शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन का जो पर्सपेक्टिव होता है किसी कंट्री का, अगर उनको एक साथ ना देखा जाए तो प्रॉब्लम आती है। तो जिस इशू को लेकर आपने चर्चा की कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है और उनका जो उन्होंने ज़्यादातर डेट लिया हुआ है वो उन प्रोजेक्ट्स में लिया है जिनसे रिटर्न अभी नहीं आ रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट उनका जिसको हम कहते हैं अल्पकाल में, तो ये प्रॉब्लम है कि डेट तो उन्होंने ले लिया है और रीपेमेंट लायबिलिटीज़ उनकी ऑब्वियसली पेमेंट होगा। जो रिसर्च है वो ये बताती है कि जो असली प्रेशर रीपेमेंट का बांग्लादेश पे आएगा कुछ 2024 में आएगा, कुछ 2026 में आएगा, जो कि जापान और रशिया एंड चाइना, यहाँ से ये जो प्रोजेक्ट्स और जिनका आपने जिक्र किया है, यहाँ से रीपेमेंट का बर्डन आएगा। तो अगर उनसे जो इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ कि जितना फंड आया तो उससे जो ग्रोथ इफ़ेक्ट हुआ, उसके जो एक्सपेंडिचर बढ़ा इकॉनमी में, और उसके जो इकॉनमी इज एक्चुअली लिंकेजेस होते हैं, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से लिंक्ड है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम बढ़ रहा है तो बिल्डिंग मटेरियल और दुनिया भर के जो सेक्टर हैं, फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस इकॉनमी में होती हैं। तो उसका फ़ायदा शॉर्ट टर्म में ये हुआ कि सारी इकॉनमी में
बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट अटेन किया। अब लॉन्ग टर्म में उसका अगर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी था, जो कि ऑलरेडी जिस पॉइंट की तरफ आप हिंट कर रही हैं वो ये है कि उनमें डिले हो गया है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। अब डिले होने से जो हर कंट्री की प्रॉब्लम है, उसमें कॉस्ट जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो बढ़ जाती है। और जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसके लिए आपको फिर दोबारा डेट चाहिए, और डेट चाहिए तो फिर रीपेमेंट के लिए आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। और ये प्रोसेस जो है, इसी के लिए मैं जो कह रहा हूँ कि चैलेंज है, उसको मीट करना है। तो इमीडिएटली जो ये पॉलिसी का इशू है कि कोई एरर हुआ, इसको एरर नहीं कह सकते, ये प्रोजेक्ट तो सही हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंटेशन जो इशू है कि आपने जो प्रोजेक्ट 3 साल के लिए था उसको अगर आप 8 साल में करेंगे कंप्लीट, तो उसकी कॉस्ट तो डबल हो जाएगी। और पैसे भी आप उसके लिए आप दूसरे कंट्री से ले रहे हैं, या तो चाइना से ले रहे हैं, या आप किसी और दूसरे डोनर कंट्री से, डोनर तो नहीं, बेसिकली तो लोन ही ले रहे हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है कि जो एक होता है जो जिस पे हमें इंटरेस्ट नहीं देना होता और फॉरेन रिजर्व आता है, जैसे हम इंडिया में हमें काफ़ी आ रहा है, जिसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिस पे जो एफडीआई होता है, जिससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं लेकिन हमारा इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं बढ़ती है। उस तरह का जो डाइवर्सिफिकेशन इकोनॉमी का बांग्लादेश का नहीं हुआ है, वो अभी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में है। जो लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी कि आपका एक्सपोर्ट आपने रेडीमेड गारमेंट पे फिक्स कर दिए हैं, और लिमिटेड सेक्टर्स में आपकी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत थी, और ताकि आपका नॉन इंटरेस्ट बियरिंग जो इनफ्लो है वो अगर आएगा तो आप मैनेज कर सकते हैं वो इकोनॉमी को बेटर वे में। एक इसमें एड ऑन मैं संजय जी से ज़रूर करवाना चाहूँगी, बिकॉज़ ये ज़्यादा पढ़ते समझते और हमको भी समझाते हैं बांग्लादेश दरअसल, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, लेकिन देखिए हमसे ज़्यादा, यानी हम इंडियन से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वहाँ पर थी, और इस तरीके से उनकी इकॉनमी चल रही थी। वो जाहिर है कि पैंडमिक और बाकी और सारी चीज़ें हुई होंगी, तो क्या उनको अब इंतज़ार करना होगा कि बाकी देशों के हालात ही सुधरें? लेकिन वो शायद आई डोंट नो, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या वही एक पॉलिसी होनी चाहिए, या उसमें वो पोटेंशियल है कि आज के दिन में जिस तरह की ज़रूरत होगी वो उस मेजर्स को लेंगे और राइट ट्रैक पकड़ेंगे, और फिर से हम उसको बेहतर स्थिति में देखेंगे एज ए नेशन? बिल्कुल ठीक बात की। देखिए, बांग्लादेश को पहली बात आप बिल्कुल स्पष्ट रखिए कि बांग्लादेश बहुत ही कॉन्शियसली, बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ रहा है, और उन्होंने जिस तरीके से रिलेशंस बनाए कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आपने भारत और अमेरिका के साथ में संबंध कल्टीवेट किए, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संदर्भ में आपने चाइना, जापान के साथ में आपने अपने दोस्ती बढ़ाई। तो ये जो, और जिस तरीके से उन्होंने जो ऋण भी लिए हैं वो भी बहुत कॉन्शियसली लिए हैं। चाइना कई जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, जैसे कि श्रीलंका में हबन टोटा में इन्वेस्टमेंट किया, ऐसे ही बांग्लादेश में भी इन्वेस्टमेंट, सोना दिया डीप सी पोर्ट डेवलप करना चाहता था। नेगोशिएशंस काफ़ी चला प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ में, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस चाइनीज़ लेके आ रहे थे कि अपने मजदूर भी आप ही लाएंगे, टेक्नोलॉजी भी आप ही लाएंगे, कैपिटल भी आप ही लाएंगे, इंजीनियर भी आप ही लाएंगे, तो बोले हमारे यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हम कंसोर्शियस जाएंगे। देखिए, दो बातें मैं बांग्लादेश के संदर्भ में बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ। कुछ अभी स्ट्रेंथ बांग्लादेश के पास है, इसलिए खतरा नहीं आएगा अगर वो टाइमली उस पर संज्ञान ले लेंगे। पहली बात कि बांग्लादेश ने बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे एक इन्वेस्टमेंट किया है, अपने आप भी किया है, खासकर जब जो पौधा ब्रिज का इनॉग्रेट किया है। पौधा ब्रिज का अभी पिछले महीने इनॉग्रेशन हुआ है, और पौधा ब्रिज क्या है कि जो 21 डिस्ट्रिक्ट्स हैं साउथ ईस्ट के, वो पहले कैपिटल से जुड़े हुए नहीं थे, अब वो उसके इम्प्लीमेंट होने से वो चालू हो गया है। उससे बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, लगभग 1% एस्टिमेट किया गया है, और बहुत बड़ा एक व्यापार का रास्ता खुलेगा। दूसरा, जो भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, लगभग $7.5 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, उसको फिर 500 मिलियन उन्होंने एड में कन्वर्ट कर दिया है। वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए दिया है, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, बाकी काफ़ी डाइवर्सिफाइड किया है। अब सवाल क्या है कि अगर
बांग्लादेश ठीक तरीके से ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को बाकी कंट्रीज़ के लिए खोल देता है, यानी कि भूटान के लिए मोंगला खोल देता है, नेपाल भी मोंगला का इस्तेमाल करता है, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है चित्तौड़गंज पोर्ट का इस्तेमाल करता है, तो उनका जो रिटर्न होने लगेगा जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है। तो पहली बात। दूसरी बात जो वल्नरेबिलिटी की बात है, जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पैनलिस्ट ने भी ये बात कही कि देखिए जैसे इन्वेस्टमेंट आया है तो कई क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में ठीक नहीं आ रहा है। जैसे चाइनीज़ का रेडीमेड गारमेंट में इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं, वो कंसर्न करता है क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा ग्रोथ बांग्लादेश की इकोनॉमी में वो रेडीमेड गारमेंट का हुआ। तो चाइनीज जब डोमिनेट करने लगेगा तो वो एक तरीके से उनका जो डोमिनेंट डोमेन है जो इकोनॉमी का, उस पर चाइना का कब्जा हो जाएगा। दूसरा एक और कंसर्न जो बांग्लादेश उसको संभलना पड़ेगा कि अभी बांग्लादेश का जो ग्रेजुएशन होने वाला है फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज, और जो काफ़ी कुछ हद तक उनको कोटा फ्री एक्सेस रेडीमेड गारमेंट्स का या बाकी और साफ्टा के माध्यम से भी जो काफ़ी कुछ उनको को रिबेट मिलता है, वो रिबेट मिलना बंद हो जाएगा तो बांग्लादेश की इकोनॉमी पे उसके बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेंगे, उसको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, वो फ्लो खत्म हो जाएगा। तो वो दोनों चीज़ों को अगर टाइमली उसका स्ट्रक्चर चेंजेस कर लिया गया तो मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश का एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, जो 6% के लगभग जीडीपी ग्रोथ चल रहा है, वो सस्टेन कर जाएगा। बिल्कुल। आज की इस पेशकश में इतना ही। आपका कोई सजेशन है तो आप ज़रूर हम तक भेजें उसे, हम कोशिश करेंगे उन सजेशंस को अपनाने की। हमारा ईमेल पता हम आपको बता देते हैं, ddurduspecials@gmail.com। और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब। खूबसूरत एहसासों को संजो